नमस्कार साथियों, मैं अंकित पटेल आपके अपने कोचिंग परिवार में स्वागत करता हूं। आज हमारी हिंदी की पहली क्लास होगी जिसके अंतर्गत हम हिंदी वर्णमाला को पढ़ेंगे और हिंदी वर्णमाला को हम 3 भागों में पढ़ेंगे जिसका पार्ट 1 आज आपको देखने को मिलेगा। पार्ट 1 में हमने आपको सामने हेडिंग डाल रखी है हिंदी वर्णमाला, और हिंदी वर्णमाला को शुरुआत करने से पहले हम ये जान लें कि हम वर्ण किसे कहते हैं। हम जान लें कि वर्ण किसे कहते हैं। तो वर्ण जो होता है, वर्ण भाषा की वह सबसे लघुत्तम इकाई, भाषा की सबसे लघुत्तम इकाई वर्ण कहलाती है। भाषा की सबसे लघुत्तम या सबसे छोटी इकाई वर्ण कहलाती है। जैसे अगर देखो, एक बात समझ लो भैया, सभी लोग पढ़ने जा रहे हैं, एकेडमिक नहीं पढ़ रहे हैं, हम लोग कंपटीशन पढ़ रहे हैं। कंपटीशन में अगर आप परिभाषाओं पर बहुत ज़्यादा ध्यान देंगे तो आपका सिलेबस एक काफ़ी लंबा हो जाएगा। हम आपको जो पढ़ाएंगे वो डायग्राम से पढ़ाएंगे, ठीक है। तो आप समझ लीजिए, अगर चाहो तो वर्णमाला की वर्ण की परिभाषा लिख लो। भाषा की या भाषा की लघुत्तम इकाई, भाषा की लिखो भैया, भाषा की लघुत्तम इकाई, भाषा की लघुत्तम इकाई वर्ण कहलाती है। भाषा की लघुत्तम इकाई वर्ण कहलाती है। भाषा की लघुत्तम इकाई वर्ण कहलाती है। लघुत्तम भी आ सकता है यहाँ पर, या सूक्ष्मतम भी आ सकता है, या सबसे छोटी भी आ सकता है। क्या कहलाती है वो? वर्ण कहलाती है। अब प्रश्न आता है कि वर्णमाला किसे कहते हैं। तो वर्णमाला किसे कहते हैं, आप अपनी कॉपी की हेडिंग डाल लीजिए वर्णमाला, और वर्णमाला के बारे में वर्णमाला किसे कहते हैं। जिस प्रकार देखो भाई फूलों की माला होती है, जिस प्रकार नोटों की माला होती है, उसी प्रकार वर्णमाला होती है। तो अगर हम वर्णमाला को एक लाइन में कहना चाहेंगे तो हम कहेंगे वर्णों के व्यवस्थित व संगठित इकाई को, वर्णों के व्यवस्थित व संगठित इकाई को वर्णमाला कहते हैं। वर्णमाला कहते हैं। वर्णमाला कहते हैं। वर्णमाला कहते हैं। आप समझ गए ना, वर्णमाला किसे कहते हैं? वर्णों के व्यवस्थित व संगठित इकाई को क्या कहते हैं भैया? वर्णमाला कहते हैं। अब बात करते हैं हम वर्ण। अब एक बात हो गई, बताइए, अच्छा वर्ण और अक्षर में आप अंतर समझते होंगे ना। वर्ण और अक्षर किसे कहते हैं, एक बात समझ लीजिए। जैसे हमने बहुत छोटे थे तो हम पढ़ते थे कि का से कबूतर पढ़ते थे। हम पढ़ते थे क्या? का से कबूतर। तो आप बताइए, जो का है क्या ये वर्ण है या फिर अक्षर है? आप बताइए। तो मुझे जो लग रहा है कि आप सब लोग कह रहे होंगे, कोई कुछ कह रहा होगा वर्ण, कोई कह रहा होगा अक्षर है। तो ये जो का है ये वर्ण ना होकर ये क्या है? ये अक्षर है। जो हम वर्णमाला पढ़ते हैं ना, वो वर्णमाला नहीं होती, वो क्या होती है? अक्षरमाला होती है। अगर का अक्षर है तो फिर वर्ण क्या होता है? तो आइए हम एक उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। जैसे मैंने लिख दिया, मैंने इसको मिटा के यहाँ लिखा घर, मैंने लिखा घर। तो अगर मैं पूछूं, बताइए घर में कितने वर्ण हैं? घर में कितने वर्ण हैं? और फिर मैं पूछता हूं कि घर में कितने अक्षर हैं? तो आप बताएंगे सर घर में कितने वर्ण हैं और घर में कितने अक्षर हैं। अगर हम बात करें वर्ण की, तो घर को पहले हम वर्ण विच्छेद कर लें। अगर हम घर को वर्ण विच्छेद करते हैं तो घ, फिर होगा अ, फिर र और फिर आ। ऐसे हम अक्षर को करें तो आप देखो, अगर किसी भी अक्षर के नीचे हलंत लगा, इसे हलंत बोलते हैं। क्या बोलते हैं भैया? हलंत। देखो कुछ लोग हलंत बिल्कुल सटा के लगा देते हैं, कुछ लोग दूर लगा देते हैं। तो अपना अपना मानना है, कोई खास फर्क नहीं पड़ता उस चीज़ से। तो समझ लो कि अगर किसी भी व्यंजन के नीचे हलंत लगा है तो वह व्यंजन स्वर रहित होता है, जिसकी चर्चा हम अभी तुरंत करेंगे। तो आप देख लो, अगर हमने आ में घा मिलाया तो बनेगा घा। ऐसे ही हम आ में रा मिलाएंगे तो बनेगा रा। इसे हम बोलते हैं घ, इसे हम बोलते हैं घ, आ र आ। इसे हम बोलेंगे घा
और इसे हम बोलेंगे रा। जो आपका घा से घर होता है और रा से रथ होता है। मैं बिल्कुल आपको इतनी सरल भाषा में समझा रहा हूं कि एक छोटा बच्चा जिसने कभी हिंदी ना पढ़ी हो वह भी आराम से अपने घर बैठे बिल्कुल निःशुल्क हिंदी पढ़ सकता है। तो अगर हम बात करें घर में कितने वर्ण हैं, तो आपका आंसर होगा कि सर घर में जो वर्ण की संख्या है वो 4 है और अक्षर की संख्या कितनी है, 2। क्योंकि अच्छा वर्ण को ही समझ लो भैया, एक बात और समझो, ध्यान दो यहाँ पे, वर्ण को ही हम कहते हैं ध्वनि। वर्ण को ही हम क्या कहते हैं, ध्वनि। अगर हम वर्ण को ही क्या कहते हैं, ध्वनि। तो अगर प्रश्न आए कि वर्ण कितने हैं तो भी 4 होगा, प्रश्न आए ध्वनि कितनी है तब भी क्या होगा, 4 होगा। बात समझ पा रहे हैं आप, हाँ या ना? ठीक है, चलो आओ एक बात समझते हैं। अब हम वर्ण के बारे में, अब हम अपनी वर्णमाला पे चलते हैं। उम्मीद है आपने 2 लाइनें लिख ली होंगी, नोट कर लिया हो तो आगे बढ़ते हैं। हम हिंदी वर्णमाला को 2 भागों में बांट सकते हैं। हिंदी वर्णमाला को 2 भागों में बांट सकते हैं। वो भाग कौन कौन से होंगे आप देखो ध्यान से। हिंदी वर्णमाला को हम 2 भागों में बांटते हैं। पहला भाग रहता है स्वर और दूसरा भाग रहता है व्यंजन। एक बात प्यारे बच्चों और समझ लो, आज से आपकी एक कोर्स तो पूरा हो ही रहा है, उस कोर्स में एक चैप्टर होता है शुद्ध वर्तनी का, वो भी पूरा होता चलेगा। तो व्यंजन की शुद्ध वर्तनी यही होती है, आप ध्यान समझें। तो देखो भाई, हिंदी वर्णमाला को हमने 2 भागों में बांटा, कौन कौन से, स्वर और व्यंजन में। हिंदी वर्णमाला, सिर्फ वर्णमाला की हमने परिभाषा पढ़ी, वर्णों के संगठित व्यवस्थित इकाई को हम वर्णमाला कहते हैं। आइए वर्णमाला को 2 भाग में बांटते हैं, एक भाग स्वर और दूसरा भाग व्यंजन। स्वर की बात करें तो स्वर किसे कहते हैं, तो प्रश्न आएगा कि स्वर किसे कहते हैं। तो हम कहेंगे कि स्वर किसे कहते हैं हिंदी भाषा में, या फिर ऐसे लिखो, ऐसे वर्ण जो स्वतंत्र होते हैं, जिनको बोलने में किसी के सहारे की आवश्यकता नहीं होती। आप बात समझ रहे हैं ना, नहीं होती है। ऐसे वर्ण जो स्वतंत्र होते हैं, जिनको बोलने में किसी के सहारे की आवश्यकता नहीं होती है, स्वर कहलाते हैं। अब प्रश्न बनता है कि बताइए हिंदी भाषा में स्वर कितने प्रकार के होते हैं। अगर बात आती है हिंदी भाषा में स्वर कितने प्रकार के होते हैं, आइए इसको, ये तो आपकी परिभाषा हो गई, कितने प्रकार के होते हैं, तो हम उनको बताते हैं। स्वर होते हैं 3 प्रकार के। कौन कौन से? नंबर 1 स्वर होता है ह्रस्व स्वर। क्या होता है भैया? ह्रस्व स्वर। आप लोग अपने कमेंट में मुझे ह्रस्व का वर्ण विच्छेद करके बताएंगे कि ह्रस्व का वर्ण विच्छेद क्या होगा, ह्रस्व को हम कैसे तोड़ के लिख सकते हैं, आप बताएंगे। तो नंबर 1 क्या होता है भैया? ह्रस्व स्वर। अगर हम बात करें ह्रस्व स्वर की कि ह्रस्व स्वर हम किन्हें कहते हैं, तो हम आपको बताएंगे ऐसे स्वर। ह्रस्व स्वर किसे कहते हैं? ऐसे स्वर जिनके उच्चारण में हमें बहुत कम समय लगता है। कैसे स्वर भैया? ऐसे स्वर जिनके उच्चारण में हमें बहुत कम समय लगता है, वो ह्रस्व स्वर कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? ह्रस्व। देखो ह्रस्व का अर्थ होता है छोटा। ह्रस्व का अर्थ क्या होता है भैया? छोटा। ऐसे स्वर जिनके उच्चारण में हमें बहुत कम समय लगता है, ह्रस्व स्वर कहलाते हैं। आइए साथियों, कौन कौन से होते हैं? तो जैसे अ, क्या होता है भैया? आ, छोटा होता है सिर्फ अ। और होता है ई, और होता है उ, फिर री। क्या होता है? अ, ई, उ और री। तो इस प्रकार ह्रस्व स्वर की संख्या कितनी होती है? 4। कितनी होती है भैया? 4। आप समझ गए ना ह्रस्व स्वर क्या होते हैं? ह्रस्व स्वर ऐसे स्वर जिनको बोलने में बहुत कम समय लगता है, जिनके उच्चारण में बहुत कम समय लगता है, ऐसे स्वर ह्रस्व स्वर कहलाते हैं। इनकी संख्या 4 होती है। नंबर 2 पे आते हैं आपके दीर्घ स्वर। क्या आते हैं? दीर्घ स्वर। देखो ह्रस्व में होता है छोटा और दीर्घ में होता है बड़ा।
तो एक बात तो आप समझ ही गए होंगे कि ऐसे स्वर जो ह्रस्व से बड़े होंगे, परिभाषा बनेगी इनकी कि ऐसे स्वर जिनके उच्चारण में हमें ह्रस्व से 2 गुना समय लगता है या ह्रस्व से अधिक समय लगता है। ऐसे स्वर जिनको बोलने में ह्रस्व से अधिक समय लगता है उन्हें हम दीर्घ स्वर कहते हैं। वो स्वर कौन कौन से होते हैं? जैसे कि बड़ा आ, जैसे बड़ी ई, जैसे बड़ा ऊ, जैसे ए, जैसे ए, जैसे ओ, जैसे औ। कितने हो गए भैया? 1 2 3 4 5 6 7। इनकी संख्या कितनी होती है? 7। ह्रस्व स्वर की संख्या कितनी होती है? 4। और दीर्घ की कितनी होती है? 7। ये दीर्घ स्वर वह होते हैं जिनको बोलने में ह्रस्व की अपेक्षा अधिक समय लगता है। एक तीसरा प्रकार होता है स्वर का, तीसरा प्रकार होता है प्लुत स्वर। क्या होता है भैया? प्लुत स्वर। प्लुत स्वर ह्रस्व स्वर को क्या होता है? प्लुत स्वर। अब देखो ह्रस्व तो हो गए, दीर्घ भी हो गए, अब क्या बचा? प्लुत स्वर। प्लुत स्वर क्या होते हैं? प्लुत स्वर, अब एक बात समझ लो, जैसे कि ह्रस्व स्वर को बोलने में मान लो 1 माइक्रोसेकंड का समय लगा। ह्रस्व स्वर को बोलने में क्या लगा भैया? 1 माइक्रोसेकंड। और दीर्घ स्वर को बोलने में 2 माइक्रोसेकंड। तो प्लुत स्वर को बोलने लगेंगे 3 माइक्रोसेकंड। ह्रस्व में 1, दीर्घ में 2 और प्लुत में 3 माइक्रोसेकंड का समय लगता है। या हम ये कह सकते हैं कि जितना समय ह्रस्व स्वर को बोलने में लगता है उससे 3 गुना समय प्लुत स्वर को बोलने में लगता है। तो प्लुत स्वर होते कौन कौन से हैं? आपने कभी घर में देखा होगा या कहीं संस्थान में देखा होगा, प्रतिष्ठान में देखा होगा, अगर लोग ओम लिखते हैं तो ओ तो ऐसे लिखते हैं, फिर ये हिंदी के 3 बनाते हैं और फिर ये माँ हलंत कर देते हैं। बात समझ रहे हैं ना आप? क्या होता है? ओ और फिर ये हिंदी का 3, जैसे होता था ना पहले कि हिंदी का 1 और हिंदी का 2 और हिंदी का 3 और हिंदी का 4। तो ये जो है ना हिंदी का 3 है। क्या है ये? हिंदी का 3। तो ये हिंदी का 3 क्यों है? ये हिंदी का 3 इसलिए है, वो ये कहना चाह रहा है कि ओ का उच्चारण इतनी देर तक करो कि हम नॉर्मल अगर ओ बोलना चाहें तो ओ हम 3 बार तक उच्चारित कर सकें। जैसे आपने देखा होगा, अभी आपके घर में मान लो पंडित जी आते हैं कोई हवन वगैरह करने के लिए, तो अभी वो क्या बोलते हैं? वो बोलते हैं ओम भूर्भुवः, ऐसे बोलते हैं ना। लेकिन पहले के जो यज्ञाचार्य होते थे या पुरोहित वगैरह होते थे या जो बहुत अच्छे विद्वान होते थे, वो क्या बोलते थे? ओम का उच्चारण करते थे, ओम। वो ओम का उच्चारण ओम ऐसे करते थे। तो इसलिए ओ को इतनी देर तक वो ओम करते थे कि ओ का उच्चारण हम 3 बार कर सकें। अच्छा, कुछ जगह आपने ओ को ऐसे भी लिखा देखा होगा, जैसे 3 ना लिख के आपने ऐसे भी लिखा देखा होगा। तो कुछ लोग उसको बोलते हैं डा, कुछ लोग बोलते हैं शा, ऐस, तो कुछ ऐसे बोलते हैं। समझ लीजिए ये ना तो डा है और ना ही ये ऐस है। ये आ का पूर्व रूप है। क्या है ये? आ का पूर्व रूप। जब आप संस्कृत कभी पढ़ेंगे, संस्कृत पढ़ रहे होंगे, तो इसमें आपको ये रूप दिखाई देगा। और इस रूप में क्या होता है, जैसे मैं आपको एक समझाना चाहता हूँ। एक अगर हम बात करें विराम चिन्ह की, तो विराम चिन्ह में भी एक चिन्ह आता है दीर्घ उच्चारण चिन्ह। दीर्घ उच्चारण चिन्ह जो होता है वो इसी आकार का होता है। जैसे मैं कहूँ, मैंने एक शब्द लिखा, यहाँ लिख देते हैं साइड से। जैसे मैंने शब्द लिखा बिटिया, जैसे मैंने शब्द क्या लिखा? बिटिया। अब मान लो बिटिया घर के बाहर है। अब बिटिया घर के बाहर है, पापा घर के अंदर हैं, तो पापा अगर बिटिया को बुलाना चाहेंगे, अच्छा तो कैसे बुलाएंगे? ऐसे बुलाएंगे बिटिया। ऐसे क्या बुलाएंगे? बिटिया। तो या जो ऐसे करते हैं, तो या मतलब होता है आगे तक वो ये बातें उनकी चल रही हैं। तो या जो आ की ध्वनि है वो ऐसे चल रही होती है। तो ये आ का क्या है? पूर्व रूप है। वैसे आपको समझा दूं, हिंदी में जो संधियां होती हैं, उन संधियों में 3 प्रकार होते हैं। एक होता है स्वर संधि, दूसरा होता है व्यंजन और तीसरा होता है विसर्ग। तो हिंदी में आपने स्वर संधि के 5 भाग पढ़े होंगे। हिंदी में आपने स्वर संधि के 5 भाग पढ़े होंगे। और संस्कृत में स्वर संधि के 7 भाग होते हैं। उसमें आपका आ का पूर्व रूप और आ का पर रूप, तो आपको रा का पर रूप और आ का पूर्व रूप दोनों दिखाई देंगे उसमें। तो हम हिंदी पढ़ रहे हैं तो हमें संस्कृत पढ़ने की आवश्यकता है नहीं। इतना समझ लीजिए, जो इस आकार का होता है ये आ का पूर्व रूप कहलाता है। जैसे हम इसका कोई और एग्जाम्पल लिखना चाहें तो हम यहाँ पे बिटिया भी इंक्लूड कर सकते हैं। अगर हम बिटिया लिखें और बिटिया को तेज तक बिटिया करेंगे तो फिर ये बिटिया आ जाएगी। आप बात समझ पा रहे होंगे ना? ठीक है, चलिए। अब प्रश्न बनता है कि सर आपने ह्रस्व पढ़ा दिए, दीर्घ पढ़ा दिए,
अ ई उ री पढ़ा दिया, आ ई उ ए ऐ ओ औ पढ़ा दिया। लेकिन ये हमारे 4 साथ कितने हो गए? 11। अगर 4 साथ 11 हो गए तो हमारे 2 और बचे। कौन कौन से बचे? तो आप देखिए, एक तो आपका बचा अंग, एक तो आपका बचा अंग, और एक आपका बचा आहा, एक आपका बचा आहा। ये सर आ रहा है उसमें। अगर अंग को हम कहते हैं अनुनासिक, अंग को क्या कहते हैं हम? अनुनासिक। अंग को क्या कहते हैं भैया? हम अनुनासिक। और आहा को कहते हैं हम विसर्ग। अंग को अनुनासिक के नाम से जानते हैं, आहा को विसर्ग के नाम से। लेकिन प्यारे बच्चों, अंग और आहा का जो समग्र रूप होता है वो हम अयोगवाह के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं? अयोगवाह। और प्रश्न एग्जामिनर आपसे पूछेगा कि हिंदी में अयोगवाह की संख्या कितनी होती है, तो आपका सही आंसर होगा 2। कितनी संख्या होती है भैया? 2। प्रश्न पूछेगा कि बताइए निम्नलिखित में से कौन सा अयोगवाह नहीं है, सॉरी कौन सा अयोगवाह है, तो 3 ऑप्शन यहाँ से होंगे, चौथा ऑप्शन यहाँ से होगा। तो आपको छांटना होगा कि अंग और आहा होते हैं वो समग्र रूप से दोनों ही अयोगवाह कहलाते हैं। अब प्रश्न हमारा ये बनता है कि आपने स्वर पढ़ लिए, अब हम प्रश्न बनाते हैं कि बताइए हिंदी वर्णमाला में, प्रश्न यहाँ से बने कि हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या ज्ञात करिए, या हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या। अगर सिर्फ स्वर पूछता है, ध्यान दीजिए भैया, नोट करेंगे आप ध्यान से। अगर हिंदी वर्णमाला में सिर्फ स्वर पूछता है, केवल स्वर पूछे, कुछ ना पूछे, सिर्फ स्वर पूछे कि हिंदी वर्णमाला में स्वर होते हैं बस, तो आपका आंसर होगा 4 और 7 11। कितना आंसर होगा भैया? 11। प्रश्न अब घुमा देगा आपको, यहीं से ध्यान रखना। अगर वो पूछे कि हिंदी वर्णमाला में कुल स्वर कितने होते हैं, अगर वो बात कुल की करे तो आपको आंसर देना होगा 13। अगर सिर्फ स्वर पूछे तो 11 और कुल स्वर पूछे तो 13। एक बात और बताना भूल गया, आप चाहो तो नोट कर सकते हैं। जो हमारे ह्रस्व स्वर होते हैं, जो हमारे ह्रस्व स्वर होते हैं, उन्हीं को हम मूल स्वर भी कहते हैं। क्या कहते हैं? मूल स्वर। तो इस प्रकार ह्रस्व या मूल स्वरों की संख्या कितनी होती है? 4 होती है, जो बिल्कुल स्वतंत्र होते हैं और सार्थक होते हैं। तो प्रश्न हमारा बनता है कि अगर स्वरों की संख्या पूछे तो 11 और कुल स्वर पूछे तो 13 होते हैं। बात समझ में आ रही होगी? चलिए ठीक है, आइए हम आगे बढ़ते हैं। इसी क्रम को हम आगे बढ़ाते हैं। तो अब हम बात करते हैं व्यंजन की। तो एक बात समझो प्यारे बच्चों, अगर हम व्यंजन को, मैं यहाँ से थोड़ा मिटा देता हूँ इसको, और मिटा के इसको व्यंजन में यहाँ लिखता हूँ, जिससे आपको आसानी से बात समझ में आ जाए। देखो एक बात समझो प्यारे बच्चों, व्यंजन जो होता है ना, व्यंजन, ये जो जैसे आपने स्वर पढ़ा, तो स्वर होते हैं कि ऐसे वर्ण जो स्वतंत्र होते हैं, जिनको बोलने में किसी की आवश्यकता नहीं होती। लेकिन व्यंजन के साथ ऐसा नहीं है। व्यंजन ऐसे वर्ण होते हैं जिनको बोलने में स्वरों की आवश्यकता होती है। व्यंजन क्या होते हैं? व्यंजन ऐसे वर्ण होते हैं, व्यंजन ऐसे वर्ण होते हैं, ये लिख दे रहा हूँ, चलो लिख लीजिए, आप नोट कर लीजिए। ये ऐसे वर्ण होते हैं, ये ऐसे वर्ण होते हैं, ये ऐसे वर्ण होते हैं, जिनको बोलने या उच्चारित करने में स्वरों की आवश्यकता होती है। स्वरों की आवश्यकता होती है। ठीक है, ये ऐसे वर्ण होते हैं जिनको बोलने या उच्चारित करने में स्वरों की आवश्यकता होती है। जैसे आपको समझाया था भी कि अगर हम घर लिखते हैं, तो अगर हम जैसे हम का लिखना चाहें, तो का एक पूर्ण व्यंजन तब होगा जब हम इसमें क तो ये पढ़ रहे होते हैं और फिर आ ये पढ़ रहे होते हैं। तो क और आ को मिलाकर जो बनेगा वो बनता है का, ये हमारा पूरा व्यंजन होता है। ठीक है, चलो आओ, अब हम इसी क्रम को आगे बढ़ाते हैं। तो हम आगे चलते हैं। अब हम बताएंगे, देखो एक बात समझो, हिंदी वर्णमाला में 5 वर्ग होते हैं। कितने वर्ग होते हैं? 5। और प्रत्येक वर्ग में 5 वर्ण होते हैं। प्रत्येक वर्ग में 5 वर्ण होते हैं। तो देखो वर्ग कौन कौन से होते हैं, तो देखो वर्ग देखो पहला वर्ग होता है, आइए, पहला वर्ग होता है कंठ वर्ग। क्या होता है भैया? पहला कंठ वर्ग, पहला होता है सॉरी कंठ वर्ग, और हम इसे का वर्ग भी बोल सकते हैं। तो हम पहले का वर्ग, हम बात करते हैं का वर्ग की।
तो का वर्ग में क्या होता है, का वर्ग में पहला होगा का, फिर खा, फिर गा, फिर घा और फिर nga, फिर क्या होगा nga। ऐसे ही नंबर दूसरा होता है चा वर्ग, तो चा वर्ग में क्या होगा चा, फिर होगा छा, फिर होगा जा, फिर होगा झा और फिर ये होगा या। ऐसे ही हम तीसरे वर्ग की बात करते हैं, तो तीसरा वर्ग है टा, फिर इसमें होगा टा, पहला अक्षर टा, दूसरा ठा, तीसरा डा, चौथा ढा और पांचवा इसका होगा अड़ा। अब हम चौथे वर्ग की बात करें, तो चौथा वर्ग में आता है आपका ता वर्ग। ता वर्ग में आएगा आपका पहला अक्षर ता, दूसरा अक्षर आएगा आपका था, तीसरा अक्षर आएगा आपका दा, चौथा अक्षर आएगा आपका धा और पांचवा अक्षर आएगा आपका ना। अगर हम पांचवें वर्ग की बात करें, जिसे हम पा वर्ग बोलते हैं, तो पा वर्ग का पहला अक्षर होता है पा, दूसरा होता है फा, तीसरा होता है बा, चौथा होता है भा और पांचवा होता है मा। एक बात समझ लीजिए, आपने यहाँ पर 5 वर्ग पढ़े, एक का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग, पा वर्ग। तो ये वाली जो लाइन है ना, ये वाली लाइन जो लाइन, ये का वर्ग का प्रथम अक्षर है। क्या है भैया, का वर्ग का प्रथम अक्षर मतलब फर्स्ट लेटर। ये ध्यान समझो आप, ये वाली जो लाइन दिखाई दी ना, ये वाली, तो का वर्ग का दूसरा कौन सा है खा, चा वर्ग का दूसरा छा। तो ये वाली जो पूरी लाइन है, ये प्रत्येक लाइन की मतलब ये प्रत्येक जो पूरी लाइन दिखाई दे रही है आपको, ये आपके दूसरे सेकंड लेटर की है, मतलब दूसरा अक्षर है। ये ऐसे ही तीसरा थर्ड लेटर रहेगा, ये आपका थर्ड लेटर रहेगा, और ये आपकी ऐसे ही चौथी फोर्थ लाइन रहेगी, और ये आपकी फिफ्थ लाइन रहेगी। ये बात ध्यान समझो भैया, ठीक है। अब एक बात समझो, का से लेकर मा तक जो होते हैं ना, का से लेकर मा तक जितने भी व्यंजन होते हैं, ये कहीं ना कहीं से स्पर्श होके निकल रहे होते हैं, कहीं ना कहीं से स्पर्श होके। इस कारण हम इन्हें स्पर्शी व्यंजन कहते हैं। क्या कहते हैं भैया, स्पर्शी व्यंजन, या फिर स्पर्श व्यंजन कह दो। इनकी संख्या कितनी होती है, 25। स्पर्शी या फिर स्पर्श व्यंजन कह दो, जिनकी संख्या 25 मतलब 25 होती है। अच्छा, अब कहाँ से स्पर्श होके निकलते हैं, इस बात का हम जिक्र अगले अध्याय में करेंगे। अब हम माँ के बाद चलते हैं, तो माँ के बाद आता है या, और या के बाद आता है रा, और रा के बाद आता है ला, और फिर आता है वा। या रा ला वा। तो या रा ला वा जो होते हैं, ये कहलाते हैं अंतस्थ व्यंजन। क्या कहलाते हैं भैया, अंतस्थ, और इनकी संख्या 4 होती है। माफ़ कीजिए, एक थोड़ी जानकारी देना भूल गया। बहुत से बच्चे आज भी, या बहुत से इस टीचर आज भी कुछ सही उच्चारण ना कर पाते होंगे, तो आप देख लीजिए ध्यान से कैसे कर पाएंगे। जैसे ही सामने लिखा है क, ख, ग, घ, आप बताइए इसे क्या पढ़ते हैं आप इसे क्या पढ़ते हैं? आप इसे पढ़ते हो, कोई ड़ा पढ़ता हो, कोई डा पढ़ता हो, कोई गा पढ़ता होगा। तो आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। आप अपने मन में, आप अपने मुख से बोलो अंग। क्या बोलना है आपको, बोलो अंग। बोलो, फिर से बोलो एक बार, अंग। जैसे ही आप अंग बोल रहे हैं, अंग का आ हटा दो, अंग का आ हटाइए, अब बोलो इंग। क्या बोलोगे आप, इंग। तो इंग जो होता है बस यही होता है। आपको मैं इसका एग्जाम्पल देता हूं। जैसे कि आपने एक शब्द पढ़ा होगा, यहां देखिए वांग में। आपने एक शब्द पढ़ा होगा वांग में। अच्छा बताइए, आप लोग उसको क्या पढ़ते हैं? क्या बाढ़ में पढ़ते हैं? क्या बाढ़ में पढ़ते हैं? नहीं, क्या पढ़ते हैं आप उसको, वांग में। तो देखो, आप फिर से बोलो बांग में। बांग, बा आंग जो हो रहा है वो तो इसका हो रहा है, अंग जो हो रहा है वो इसी का हो रहा है। तो आप इसे क्या पढ़ते हैं फिर, बांग में। अगर आप बाढ़ में पढ़ रहे हैं तो फिर आप गलत दिशा में जा रहे थे। ऐसे ही या होता है, ये या क्या होता है, ये या, सिर्फ ये या होता है। आप या बोलिए, जैसे ही आप या बोल रहे होंगे ना, या, आप या बोलो। अच्छा, आपने बोला या, हाँ ठीक। आप या बोलो, या का ई हटा दो, हटा दो, हटा दो। हाँ, अब क्या होगा, या जो बस होता है या बोलो, या का ई हटाओ, या जो बचा बस यही होता है। कुछ लोग इसको बोलते हैं अड़ा। क्या बोलते हैं, अड़ा। चूंकि मैं पश्चिम को बिलोंग करता हूँ, यूपी में पश्चिम को, तो वैसे ऐसे बिल्कुल शुद्ध बोल रहा हूँ, आप ध्यान समझो। अड़ा बोलते हैं कुछ लोग उसको, अड़ा, आ भी बोलते हैं, अड़ा भी बोलते हैं। लेकिन सिर्फ होता क्या है, ये अड़ा। क्या होता है, जीभ को एकदम से पलटना है, अड़ा। क्या होता है, अड़ा। तो ये होता है गा, ये होता है या, ये होता है अड़ा। आप समझ लीजिए ध्यान से। आगे हम कंटिन्यू करते हैं। हमने बताया कि यारा लावा को क्या कहते हैं, अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। इसके बाद में आता है शा। इसके बाद में क्या आता है, शा,
फिर आता है शा और फिर आता है सा और फिर आता है हा। इनको हम कहते हैं ऊष्मीय व्यंजन। क्या कहते हैं भैया इसको हम? ऊष्मीय व्यंजन, जिनकी संख्या क्या होती है? 4। इनका प्रोनाउंसिएशन, इनका उच्चारण आप बहुत ही सावधानी से करें अगर आप अपने हिंदी को अच्छा करना चाहते हैं तो। जैसे मान लो ये लिखा है तो कुछ लोग बोलते हैं सा, कुछ लोग बोलते हैं सीटी वाला सा। ये सब बातें ना करो, आप पढ़े लिखे बच्चे हैं, पढ़े लिखे की तरह बात करें। ये जो लिखा है इसे बोलते हैं शा। क्या बोलते हैं? शा। और इसे बोलेंगे शा और इसे बोलेंगे सा। तो देखो शा और सा में अंतर है, शा और सा में अंतर है। तो ये आपका हा। इसी प्रकार कितने हो गए? शा 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 हा, ये हो गए ऊष्मीय। और इन्हें कहते, ये कितने होते हैं? 4 होते हैं। सा शा शा हा, इसे ऊष्मीय कहते हैं और इन संख्या 4 होती है। आगे बढ़ते हैं। आगे आता है छा, आगे आता है त्रा, आगे आता है ज्या, आगे आता है श्रा। इन सबको हम कहते हैं संयुक्त व्यंजन। क्या कहते हैं भैया? संयुक्त व्यंजन। इनकी संख्या कितनी होती है? 4। देखो बच्चों ध्यान से, छा त्रा ज्या श्रा देखने में भले ही एक है लेकिन ये संयुक्त। देखो संयुक्त का मतलब होता है कोई भी ऐसी चीज जो 2 चीजों से मिलकर बनी हो, 2 तत्वों से मिलकर बनी हो, 2 वस्तुओं से मिलकर बनी हो, 2 अक्षरों से मिलकर बनी हो। तो ये क्या है? 2 वर्णों से मिलकर बने हैं। तो इसलिए क्या कहते हैं? इन्हें हम संयुक्त व्यंजन कहते हैं। संयुक्त व्यंजन हम कहते हैं। संयुक्त कैसे हैं? तो देखो छा का जो निर्माण, प्रश्न इंपॉर्टेंट है भैया, यहाँ ध्यान दीजिएगा। छा का निर्माण जो है वो का और प्लस शा से हुआ है, शा। लेकिन यहाँ का कैसा रहेगा? आपका हलंत रहेगा। यहाँ आप का पे क्या रहेगा? हलंत रहेगा। ये का कैसा रहेगा? हलंत वाला रहेगा, मतलब आधा का रहेगा, आधा का और शा। और इस वाले शा को हम क्या बोलते हैं? अगले अध्याय में बताएंगे। त्रा जो है त्रा, तो आधा ता और रा, आधा ता और रा। ज्या तो आधा जा, ज्या में क्या बोलते हैं? आधा जा और या। ऐसे स्त्रा को अगर हम करना चाहें तो शा और शा आधा और ये रा, ये क्या हो गया? स्त्रा। इस प्रकार ये क्या कहलाते हैं? हमारे संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं, जिनकी संख्या 4 होती है। आइए हम एक नज़र डालते हैं। अभी देखो हमारे पास 2 वर्ण और रह गए हैं। कौन कौन से? ड़ा और ड़ा। कौन कौन से रह गए भैया? ड़ा और ड़ा, ड़ा और ड़ा। इनको हम कहते हैं द्विगुण। क्या कहते हैं इनको हम? द्विगुण। इनको हम कहते हैं उत्क्षिप्त। क्या कहते हैं? उत्क्षिप्त। इनकी संख्या 2 होती है। इनकी संख्या 2 होती है। देखो इस वाले, देखो ध्यान से देखो, इस ये अड़ा और ये अड़ा, ऐसी आकृति आपको यहाँ दिखाई दे रही होगी। तो ऐसे 2 वर्ण जिनमें 2 गुण छिपे रहते हैं या जो कहीं ना कहीं छिपे रहते हैं, तो उन्हें हम द्विगुण या उत्क्षिप्त कहते हैं। बेसिकली हम इसका अगर प्रयोग करना चाहें तो इसे पेड़ लिखते हैं, पेड़। अगर हमें पेड़ लिखना है तो हम इसको तो लिखेंगे पेड़ को, पेड़, यही तो लिखेंगे। तो अगर जब हम पेड़ लिखते हैं तो इस वाले ड़ा का प्रयोग करते हैं। और हमें कहीं चढ़ लिखना है, मान लो लिखना है पेड़ पर चढ़, तो चढ़ में भी आप इस वाले ड़ा का प्रयोग करेंगे। आप बात समझ पा रहे होंगे? चलो ठीक है। प्रश्न 2 बनते हैं। और कौन कौन से प्रश्न बनते हैं आप बताइए? क्या मैं इनको मिटा सकता हूँ? आप लोग समझ पा रहे हो? इसको मिटा दें? आओ, क्योंकि जगह का अभाव है, स्थान इतना है नहीं, तो हम इसको मिटा देते हैं, क्योंकि फिर प्रश्न लिखने में आसानी रहेगी, हमें प्रश्न लिखने में आसानी रहेगी। आइए देखो, ध्यान समझो, हम बात कहाँ पे कर रहे थे? हम बात कर रहे थे कि प्रश्न कौन कौन से बनते हैं। प्रश्न ये बनेगा कि बताइए हिंदी वर्णमाला में व्यंजन कितने होते हैं। प्रश्न आएगा कि हिंदी वर्णमाला में व्यंजन कितने होते हैं, तो आपका आंसर होगा कि हिंदी वर्णमाला में व्यंजन कितने। देखो 25 तो हमारे होते हैं स्पर्श व्यंजन, 4 होते हैं अंतस्थ व्यंजन और 4 होते हैं हमारे ऊष्मीय व्यंजन। तो 25 और 4 29, 29 और 4 33। प्रश्न अगर बनता है सिर्फ इतना कि हिंदी वर्णमाला में व्यंजन कितने होते हैं, तो आपका आंसर होगा 33। अगर प्रश्न बनता है कि हिंदी वर्णमाला में कुल व्यंजन कितने होते हैं, प्रश्न यहां से बन जाए कि हिंदी वर्णमाला में कुल व्यंजन कितने होते हैं, तो 33 तो ये हो गए हमारे, तो 33 तो ये हो गए हमारे, प्लस 4 संयुक्त। 4 कौन से भैया? संयुक्त, और 2 द्विगुण वाले। तो कुल कितने हो गए? 33 और 4 37 और 2 39। कुल व्यंजन कितने हो गए? 39। आप लोगों के दिमाग में प्रश्न चल रहा होगा कि हमने संयुक्त व्यंजनों को व्यंजन में क्यों काउंट नहीं किया। तो आप देखो ध्यान से, जो संयुक्त व्यंजन का छा है, छा का और सा से मिलकर बना है। और का हम कहीं ना कहीं पढ़ चुके हैं, शाह हम कहीं ना कहीं पढ़ चुके हैं। कहाँ पढ़ चुके हैं? यहाँ पढ़ चुके हैं। ऐसे त्रा में ता हम कहीं ना कहीं पढ़ चुके हैं और रा भी कहीं पढ़ चुके हैं। तो ऐसे व्यंजन जिनकी गिनती पहले हो चुकी है तो हमें बाद में करनी नहीं है।
इस चक्कर से हमने उनको व्यंजन में नहीं रखा। और ये मैंने नहीं रखा है, ये जो बहुत सारे विद्वान हुए, जैसे गुरु कामता प्रसाद हुए, हरदेव बहारी जी हुए, उन्होंने अपनी किताब में संकलन इस चीज का किया है, आप उसको ध्यान से पढ़ेंगे। तो व्यंजन पूछे जाए तो कितना होगा 33, और कुल व्यंजन पूछे जाए तो कितना होगा 39। ऐसे हम आगे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है जहां से परीक्षा में प्रश्न पूछे जाते हैं, एग्जाम आपसे पूछता है। वो पूछता है, बताइए कि या और वाह जो होते हैं इन्हें अर्ध स्वर में रखा जाता है। नोट कर लीजिए भैया, इनको या और वाह को अर्ध स्वर में रखा जाता है। इसके बाद में आता है हमारा हा। अभी पिछले वर्ष 2018 में उत्तर प्रदेश आयोग ने एक पेपर कराया था वन रक्षक वाला, उसमें हा के बारे में पूछा गया था कि हा क्या कहलाता है। पूछा गया था कि निम्न में से काकल्य वर्ण कौन सा है, तो काकल्य वर्ण कौन सा होता है, हा होता है। ऐसे ही आप आ जाइए रा, तो रा जो होता है वो प्रकंपित भी होता है। रा को क्या कहते हैं हम, रा को हम प्रकंपित भी कहते हैं और रा को हम लुंठित भी कहते हैं। क्या कहते हैं, रा को प्रकंपित भी कहते हैं और रा को लुंठित भी कहते हैं। ठीक है, एक बार आप दोबारा समझ लीजिए। व्यंजन पूछे जाए तो कितने होंगे 33, कुल व्यंजन पूछे जाए तो कितने होंगे 39। या और वाह अर्धस्वर होते हैं, हा को काकल्य कहते हैं और रा जो होता है वो प्रकंपित या लुंठित कहलाता है। अच्छा आइए, अब प्रश्न आपसे पूछ सकता है कि बताइए हिंदी वर्णमाला में कुल वर्ण कितने होते हैं या फिर वर्ण कितने होते हैं। अगर प्रश्न ऐसा पूछा जाए कि हिंदी वर्णमाला में वर्ण की संख्या बताइए, सिर्फ वर्ण कितने होते हैं, वर्णों की संख्या बताइए, वर्णों की संख्या बताइए, तो आप कहेंगे वर्णों की संख्या। देखो ध्यान समझो भैया, प्रश्न पूछा रहा है कि वर्णों की संख्या, अगर वो कुल पूछेगा तो आंसर कुछ और होगा। अगर सिर्फ वर्ण की संख्या पूछ रहा है तो हमारे 11 स्वर उसमें काउंट होंगे प्लस 33 वर्ण काउंट होंगे, तो इस प्रकार कुल कितने हो जाएंगे 44 वर्ण। अगर वह कुल वर्णों की संख्या पूछे, अगर आपसे पूछे कुल वर्णों की संख्या कितनी होती है, अगर आपसे पूछे कुल वर्णों की संख्या कितनी होती है, कुल वर्णों की संख्या कितनी होती है, तो आप क्या करेंगे, तो आप फिर 13 स्वर काउंट करेंगे और 39 व्यंजन काउंट करेंगे और कुल कितने हो जाएंगे 52। इस प्रकार क्या होता है कि अगर कुल वर्ण पूछे जाएंगे तो 52, सिर्फ वर्ण पूछे जाएंगे तो 44। उम्मीद और आशा करता हूं कि आपको हमारा ये पहला पार्ट समझ में आया होगा। आपको एक बार वीडियो को एक बार नहीं 2 बार समझ लीजिए। 2 बार जब आप वीडियो देखेंगे तो आपको, मुझे नहीं लगता कि आपको लिखने की आवश्यकता होगी, आपको सबको समझ में आएगा। अगर फिर भी कुछ समझ में नहीं आता है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमसे पूछ भी सकते हैं। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।